मॉड्यूल 10 है विद्यालय आधारित आकलन। इसमें अधिकांश क्वेश्चन ये आया है कि रूब्रिक क्या है। जी हाँ, रूब्रिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसका आंसर रूब्रिक है। तो रूब्रिक आखिर क्या है समझने का प्रयास करते हैं। रूब्रिक केवल कागज की एक सीट है जो छात्रों को एक असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित बातें जानने देता है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है शिक्षक छात्रों पर ही करते हैं। असाइनमेंट के लिए समग्र अपेक्षाएं उत्कृष्ट से गरीब तक गुणवत्ता के स्तर में व्यवस्थित मानदंड जिसे एक छात्र को पूरा करना चाहिए। एक छात्र स्तरों के आधार पर अंक या ग्रेड अर्जित कर सकता है। जी हाँ, अंक या ग्रेड दोनों अर्जित कर सकता है। ये है रूब्रिक। और रूब्रिक से संबंधित और कुछ आंसर है उसको आगे भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो इसका आंसर डी होगा, बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है। इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है। तो इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। आंसर बी होगा इसमें, क्योंकि विद्यार्थी स्व आकलन का रूप लेते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, जैसा कि पहले भी डील बताया गया है, तो इसका आंसर सी होगा, रूब्रिक। इसका आंसर होगा सी, रूब्रिक इसका आंसर होगा, रूब्रिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका आंसर बी होगा, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर बी होगा, मिश्रित अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मापदंड या पैरामीटर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये पैरामीटर नहीं है रूब्रिक का। क्योंकि हम इसको अगर देखें कि एक असाइनमेंट के रूप में देखें, जिस प्रकार से विद्यार्थियों को असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो ये रूब्रिक के मानदंड के अंतर्गत आता है। मगर बहुविकल्पी प्रश्न जो है ये मानदंड नहीं में आएगा। इसका आंसर सी होगा। आपको इसका आंसर की का पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप गूगल ड्राइव के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर होगा डी, या शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। तो इसका आंसर होगा डी, या शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। तो निम्नलिखित में स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में। तो इसका आंसर ए होगा, सभी पाठ्येतर क्षेत्र में। इसका आंसर होगा ए, सभी पाठ्येतर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो इसका आंसर भी होगा, प्रायोगिक दक्षता विद्यार्थियों के लिए। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक नित आकलन से विद्यार्थी नित आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा सी, वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा।
वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? तो इसका आंसर ए होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू इसका आंसर होगा ए, माध्यमिक स्तर पर। विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार प्रश्न कठिन है? तो इसका आंसर होगा डी, असंरचित निबंध। इसका आंसर होगा डी, असंरचित निबंध। निम्नलिखित में से विद्यालय पाठचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने में। तो नेक्स्ट देखते हैं एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, स्व आकलन। स्व आकलन इसका आंसर होगा डी। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। इसका आंसर होगा आत्म प्रतिपुष्टि के साथ। कथन से संबंधित प्रश्न है कथन एक, क्योंकि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, कथन एक और कथन दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। पूरा विस्तृत देख लेते हैं। कथन एक बोलता है व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कना और समस्या समाधान और निर्णयन कौशलों का विकास करना है। दूसरा है व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं उन्हें एक क्षेत्र विषय में उद्यतन मुद्दों में लगाकर उन्हें अधिगम को वास्तविक रूप में देते हैं। तो इसका हम देखें ऑप्शन डी होगा, दोनों कथन सही है, सत्य व्याख्या करता है। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन बी सी होगा दूसरे विद्यार्थी का। ऑप्शन सी है दूसरे विद्यार्थी का, इसका आंसर होगा। कथन से संबंधित फिर से प्रश्न है। कथन एक है रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। सेकेंड है इसे आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है। गैर सहभागी है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं आंसर क्या होगा इसमें। तो इसका आंसर है कथन एक सही है और कथन दो गलत है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं बोल रहा है, तो ये तो कथन असत्य है। तो पहला ही सही है क्योंकि ये एक व्यापक समूह है रूब्रिक। फिर से आ रहा है क्वेश्चन कि रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्योंकि रूब्रिक से संबंधित हर मॉड्यूल में मतलब इस मॉड्यूल में तकरीबन हर 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो रूब्रिक से पूछा गया है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ऑप्शन सी को लिया, सेलेक्ट किया, मगर मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए। इसका प्रयोग केवल निबंधात्मक होगा। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 20 मैंने अटेम्प्ट भी किए हैं और स्किप मैंने 0 मतलब नहीं किया है। मैं सबमिट करता हूँ तो इसमें 19 मिलते हैं, एक नंबर एक मिस हो गया। जो मैंने देखा है कि रूब्रिक के बारे में वहाँ पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? तो इसका आंसर फिर है MCQ। इसका आंसर होगा MCQ। तो मैंने उसमें 20 में 19 पाया, तो मेरे ख्याल से रूब्रिक वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप सुधार कर लीजिएगा तो 20 में 20 आपको हासिल हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। इसमें आपको अधिक से अधिक 60 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो कि रिपीट नहीं हुए हैं, 20 क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर होगा प्रायोगिक दक्षता। इसका आंसर कोई रिपीटेड क्वेश्चन था वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च
कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है। तो इसका आंसर होगा डी, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। इसका आंसर होगा डी, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। इसका आंसर होगा शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। तो शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। अधिगम प्रतिफलों का विकास करना, इसका आंसर होगा बी आंसर। क्योंकि ये टोटल 60 क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देंगे, उसमें से आप नोट भी कर सकते हैं या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनकी उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। इसका आंसर बी होगा, यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में। तो इसमें भी आपको रूब्रिक से संबंधित जो क्वेश्चन है ये मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि रूब्रिक कुछ नया है, मगर समानतः इसका अवधारणा बहुत सरल है। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? तो इसका आंसर बी होगा, रूब्रिक। क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम में, अभी जो वर्तमान में पाठ्यक्रम में रूब्रिक का ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। कथन है, एक व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी की तर्कणा, समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना है। तो इसका आंसर तो हम देख ही चुके थे, बस इसमें ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, सही व्याख्या करता है। मतलब कथन एक और कथन दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो टोटल आपको इसमें इस मॉड्यूल में कथन संबंधी टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में? तो सभी पाठ्येतर क्षेत्र में। इसका आंसर बी होगा, सभी पाठ्येतर क्षेत्र में। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर दूसरे विद्यार्थी का। तो मैंने ये बताया था कि कथन संबंधित जो है टोटल 3 क्वेश्चन हैं और तीनों रिपीटेड है, मतलब तीनों सेम जैसे है। तो कथन एक में रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर तो समानता कथन एक सही है और लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूब्रिक के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब रूब्रिक क्या कहता है? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसमें मैंने शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। ये जो मैंने सी ऑप्शन को लिया हुआ था मैं फिर से ले रहा हूँ, मगर इसमें आपको ज़्यादातर इसका प्रयोग केवल निबंधात्मक प्रश्नों के आकलन के लिए किया जाता है। ये आप बता सकते हैं, इसको लिख सकते हैं असाइनमेंट के संबंध में। असाइनमेंट का है तो निबंधात्मक प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन एक, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसका आंसर तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप फिर से देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ए होगा, क्योंकि इसमें जो कथन है, कथन एक और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो कथन ए, आंसर ए था उसका। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में मापा नहीं जा सकता है। तो उसका आंसर डी था। निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विभिन्न मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? तो इसका आंसर होगा सी, केवल एक ढांचा या फ्रेम। इसका आंसर होगा सी, केवल एक ढांचा या फ्रेम। क्योंकि निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर सी था। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा रूब्रिक द्वारा, ऑप्शन बी। क्योंकि हमने देखा कि रूब्रिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अधिक पूछे गए हैं। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। तो इसका आंसर होगा आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा।
आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना इसका आंसर है, क्योंकि कुछ जो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यह केवल शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। इसका आंसर होगा बी, यह केवल एक शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। इसका आंसर होगा नीचे विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से जो आंसर होगा हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें 4 कथन दिए गए हैं। तो शिक्षण अधिगम और आकलन को समाकलित करना, शिक्षकों पर प्रलेखन रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का बोझ, दक्षता विकास की बजाय विषय वस्तु स्मरण करने पर ध्यान देना। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। इसका आंसर होगा बी, पहला और चौथा इसका आंसर होगा। शिक्षक नित आकलन से विद्यार्थी नित आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने 19 हासिल किया। एक क्वेश्चन कहीं त्रुटिवश गलत हो गया था। आप एक बार पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ में जितने भी आंसर हैं वो सही है, आप उसी के हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम अटेम्प्ट। टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, उसमें है लास्ट रिमेनिंग अटेम्प्ट। मैं उसको जारी रखे को क्लिक करता हूं और ये जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर ए होगा। विद्यार्थी ज्ञान कौशलों व रणनीतियों की उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये जो उपलब्धि आधारित आकलन है उसका आंसर होगा विद्यार्थी ज्ञान और कौशल और रणनीति की उपलब्धि के बारे में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? तो इसका आंसर होगा बी, यह केवल शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बी होगा। इसका प्रयोग केवल निबंधात्मक प्रश्नों के आकलन के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने इसका ऑप्शन ए लिया था, शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। तो इस कारण तो मेरे ख्याल इस कारण 19 मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब 19 मैंने हासिल किया 20 में। आप इसको चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा रूब्रिक द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो रूब्रिक पर ही डिपेंड है ये जो मॉड्यूल है। इसमें रूब्रिक से संबंधित क्वेश्चन 60 में से हमने देखे कम से कम 15 क्वेश्चन रूब्रिक से संबंधित रहा है। तो रूब्रिक क्या है इस संदर्भ में तो स्टार्टिंग में बताया गया है थोड़ा डील करके। हालांकि और भी बताया जा सकता है, मगर समय अभाव नए क्वेश्चन आ जा रहे हैं फिर से। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, दूसरे विद्यार्थी का। आंसर डी होगा, दूसरे विद्यार्थी का। रूब्रिक के संबंध में कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, क्योंकि शिक्षकों को इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, छात्रों को क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता। नया क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा? तो इसका आंसर ए होगा, आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए। अब देखते हैं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों के बाद हम देखते हैं परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए
मानक को क्या कहा जाता है? तो रूब्रिक इसका आंसर होगा। रूब्रिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी पूछे गए हैं और इसका कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है। शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। तो इसका आंसर बी होगा। बृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन, ऑप्शन बी होगा। अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती है, तो इसका आंसर होगा डी, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्तियां। इसका आंसर होगा डी, ज्ञान कौशल अभिवृत्तियां। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमताओं को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा रूब्रिक, ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा कि रूब्रिक से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं और जितना भी ऑप्शन में अगर रूब्रिक है तो रूब्रिक ही ज़्यादातर आंसर रहे हैं। आप इसको कंफर्म कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के साथ ग्रेडिंग के लिए जमा करना, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। अधिगम प्रतिफलों का विकास करना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अधिगम प्रतिफलों का विकास करना शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मानदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? तो इसका आंसर होगा केवल एक ढांचा या फ्रेम। जी हाँ, इसका आंसर होगा डी, केवल एक ढांचा या फ्रेम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? तो इसका आंसर होगा सी होगा। इसका आंसर विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर होगा डी होगा। यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है, तो इसका आंसर डी होगा। एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, स्व आकलन। इसका आंसर होगा स्व आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों की उच्च कोटि के चिंतन कौशल से लगता है? तो इसका आंसर होगा ए होगा, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साकल्यवादी और पूर्वाग्रह सहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बहुसाक्ष्य पर, आंसर ए होगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 19 ही हासिल कर पाया। एक क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टोटल 20 में 20 नहीं ला पाया, यहाँ पर 20 में 19 ही आ पाया है, आप देख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।